ओके, जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, इट्स साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। कि साइंस जो है वो पूरी कोलैबोरेशंस के साथ डिफरेंट फील्ड्स के साथ मिल के काम कर रही है। फॉर एग्जांपल, ह्यूमंस को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने में सिर्फ बायोलॉजी का कोई काम नहीं है। इसके अलावा बायोलॉजी जो बाकी फील्ड्स के साथ मिल के काम करती है, जिस तरह अभी हमने पीछे पढ़ा था बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री वगैरह वगैरह, बायो इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली बायोलॉजी को सिर्फ पढ़ना मेन चीज़ नहीं है, बायोलॉजी से रिलेटेड जो साइंसेज हैं यानी बायोकेमिस्ट्री और उनके साथ कोलेबोरेशन करके जो हम जितनी भी स्टडी करेंगे वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सो इट्स 1.5। अब देखते हैं हम लोग ये कहता क्या है। साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड इन विच रिसर्चर्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन फील्ड्स वर्क टुगेदर टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होता है कि जो साइंस है ना, बेसिकली वो कह रहे हैं कोलैबोरेटिव फील्ड है। अब इसमें होता क्या है, जो रिसर्चर्स होते हैं, जो रिसर्च करते हैं वेरियस डिसिप्लिन को यानी वेरियस ब्रांचेस को, वेरियस जो है ना फील्ड्स को, वो क्या करते हैं, वो वर्क करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं और कोई भी मसला होता है ना तो इसको सॉल्व करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो अभी तक हमने क्या चीज़ पढ़ी कि फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितने भी रिसर्चर्स हैं हमारे पास, वो क्या करेंगे, वो हमारे पास कोलैबोरेट करेंगे। ठीक है, मिलजुल कर उस मसले पे काम करेंगे और उसको हल करेंगे। तो प्रॉब्लम थी, रिसर्चर्स आए और डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड आए। किससे आए? डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड है हमारे पास, और डिफरेंट फील्ड के रिसर्चर्स ने मिलकर उस पे कोलैबोरेशन से उस पे काम किया। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स कैन टैकल प्रॉब्लम्स मोर एफिशिएंटली बाय लेवरेजिंग द स्ट्रेंथ एंड एक्सपर्टीज ऑफ ईच डिसिप्लिन। वो कह रहे हैं इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स जो होती हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ऑलमोस्ट सेम डिसिप्लिन से या सेम फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, ठीक है, थोड़े क्लोजली रिजेंबल फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, वो बड़े अच्छे से टैकल कर लेती हैं, सॉल्व कर लेती हैं प्रॉब्लम्स को। ठीक है, और जो है अपनी अपनी फील्ड में उनकी एक्सपर्टीज भी होती है, स्ट्रेंथ भी होती है, तो इसलिए वो हर चीज़ को बड़े एफिशिएंटली और बड़े अच्छे से प्रॉब्लम्स को टैकल कर लेती हैं। इट ऑफन लीड्स टू क्विकर एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, वो बड़ी जल्दी से और बड़ा अच्छा सा सस्टेनेबल सा सॉल्यूशन दे देती हैं, प्रोवाइड करती हैं, जो कि बड़ा मुनासिब सा होता है। ठीक है, लेट्स डिस्कस अ फ्यू एग्जांपल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन इन द साइंसेज। अब वो कहते हैं कुछ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन हैं जहाँ पे साइंस की फील्ड में, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली इंटर कोलैबोरेशन हमारे पास क्या आती है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। अब व्हाट इज जीनोम? जीनोम क्या होता है हमारे पास? तो जीनोम क्या होता है कि जो डीएनए होता है ना, हमारी पूरी बॉडी में जितना भी डीएनए है ना, उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या है, जीनोम। ठीक है, पूरी बॉडी में जो सम ऑफ डीएनए है ना, सम ऑफ डीएनए, जो पूरी बॉडी का डीएनए का सम है, उसको हम जीनोम कहते हैं। डीएनए होता क्या है? जो डीएनए जो है वो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन रखता है हमारी जो है ना डेवलपमेंट की, कि ये हमारी बॉडी है, ये डेवलप कैसे करेगी, ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगी, ये ह्यूमन होगी या क्या हो गया, ये सारा कुछ डीएनए में हमारे लिखा हुआ होता है, डीएनए में प्रोसीड हुआ होता है, इंफॉर्मेशन होती है डीएनए में, और उसका डीएनए का सम, जितनी भी बॉडी में डीएनए उसका सम जीनोम कहलाता है। तो अब वो कह क्या रहा है कि द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एम टू सीक्वेंस एंड मैप द इंटायर ह्यूमन जीनोम। अब इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या था? इसका मकसद था कि सीक्वेंस और मैप किया जाए इंटायर ह्यूमन के जीनोम को, उसको अच्छे से हम लोग उसका मैप करें, जीनोम का बेसिकली मैप बनाएं कि वो होता क्या, और उसको अच्छे से सीक्वेंस दें। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, दिस प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड इन 2003। ये 2003 में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था, यानी इसमें हमें पता चल गया था कि जीनोम का जो है ना वो इंटायर मैप कैसा है, यानी वो उसकी कह लो कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उसकी मैपिंग कैसी है, उसका सीक्वेंस क्या है, वो कैसे बना हुआ है, कौन सा डीएनए है, कैसी शेप है, वगैरह वगैरह। इट इन्वॉल्व रिसर्चर्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन। इसमें क्या था कि बहुत से मुख्तलिफ डिसिप्लिन, वेरियस फील्ड्स के लोगों ने इस पे काम किया था। इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लोग शामिल थे। क्यों? क्योंकि डीएनए जो है उसमें जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं उनका ये रोल था कि फॉर एग्जांपल डीएनए से रिलेटेड जो भी मॉलिक्यूलर स्टडी थी वो उन्होंने की। जेनेटिक्स, जो जीन्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि फॉर एग्जांपल
जो है ना जीन्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था कि पेरेंट्स से जो ट्रांसफर होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों के अंदर, वो जीन्स कहलाती हैं। तो ऑब्वियसली डीएनए क्या है हमारे पास, बेसिकली जीनोम क्या है हमारे पास, डीएनए का सम है ना। तो डीएनए क्या होता है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब जाहिर है कोई जो ह्यूमंस है तो उनके अगर मोंकी का बच्चा तो पैदा होगा नहीं, ह्यूमन का बच्चा ही पैदा होगा। तो ये कैसे होगा कि जाहिर है जितना क्रोमोसोम नंबर जो उनके था पेरेंट्स में था, वही क्रोमोसोम नंबर आएगा ना आगे चिल्ड्रन में भी। तो ये बेसिकली क्या है कि इंफॉर्मेशन है ना, डीएनए से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक्स से रिलेटेड, जीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी के पेरेंट्स हैं, ठीक है, अगर किसी के पेरेंट्स को डायबिटीज है, ठीक है, या किसी के पेरेंट्स में से किसी एक को, फॉर एग्जांपल किसी के फादर को क्या था, कैंसर था, ठीक है, तो अब आगे जो उनकी औलाद होगी, फॉर एग्जांपल आगे से उनके दो बच्चे होते हैं पेरेंट्स के, ठीक है, तो उनमें से किसी एक को लाजमन या तो डायबिटीज, अगर फॉर एग्जांपल एक डिजीज है ना इनमें से, या डायबिटीज है या कैंसर है, तो फॉर एग्जांपल अगर किसी के वालिद को कैंसर था, तो अब आगे से जो उनकी जो औलाद है उनमें से किसी एक को लाजमन कैंसर होगा। सो इट इज ऑल अबाउट द जीन्स, क्योंकि ये जीन्स हैं जिन्होंने पेरेंट्स से बच्चों में ट्रेवल करना है। ठीक है, तो ये चीज क्या होगी, जेनेटिक्स में होगी। तो ये भी चीज हम किस में पढ़ेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। हमने जो था मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट भी आए हमारे पास, जेनेटिक्स से रिलेटेड भी जो थे वो आए हमारे पास, इंफॉर्मेटिक्स से रिलेटेड आए, और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो लोग थे वो हमारे पास आए, और उन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हेल्प किया। ठीक है, ये चीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा था, क्लाइमेट चेंज रिसर्च। फॉर एग्जांपल अब बहुत सारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, स्टिल अभी तक हम बहुत सारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम अचानक से बदल जाता है। तो क्लाइमेट चेंज रिक्वायर कोलैबोरेशन अमंग मेनी डिसिप्लिन। अब इसमें जो कोलैबोरेशन होनी है ना, कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत से डिफरेंट फील्ड्स के लोग मिलजुल कर एक ही चीज पे काम करें, उसको कोलैबोरेशन कहते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज में कौन कौन सी कोलैबोरेशंस हुई, किन किन डिसिप्लिन्स के लोग आए, किन किन फील्ड्स के लोग आए। एक तो एटमॉस्फेरिक साइंस से रिलेटेड जो लोग थे वो आए। अब जाहिर है क्यों वो लोग आएंगे, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर को स्टडी करें ना, एटमॉस्फेयर को स्टडी करने वाले तो आएंगे ही आएंगे क्लाइमेट चेंजेस में। फिर इकोलॉजी, इकोलॉजी यानी इकोलॉजी का क्या मतलब होता है, जो हमारे पास इकोसिस्टम से रिलेटेड जो स्टडी होती है ना वो होती है इकोलॉजी। ठीक है, तो इकोलॉजिस्ट आए हमारे पास। इकोसिस्टम क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग की इंटरेक्शन जो होती है ना उसको इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट करें। तो बेसिकली इकोलॉजिस्ट आए हमारे पास। ठीक है, अब इकोलॉजिस्ट क्यों आए हमारे पास, ये तो हमने बोला। इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजी हमने बोला लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंटरेक्शन को, जो इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर उनकी इंटरेक्शन हो रही है इन्वायरमेंट के साथ और वहाँ के नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, तो वो क्या है, इकोलॉजिस्ट। अब क्लाइमेट चेंज में इकोलॉजिस्ट का क्या काम भाई, ये तो ऑर्गेनिजम्स की, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्शन है इन द इन्वायरमेंट, इन द इन्वायरमेंट। तो जाहिर चीज़ है ये क्यों आए, क्योंकि इन्होंने देखना था कि एक तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या इम्पैक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर, और नॉन लिविंग थिंग्स का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अब लिविंग थिंग्स का ये इम्पैक्ट हो रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या बना रहे हैं, गाड़ियां बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, और ये गाड़ियां और फैक्ट्रीज के नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, अब ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, इनमें से मुसलसल धुआं और ये पॉल्यूशन के लिए बहुत से गंदे गंदे से हैवी मेटल्स निकल रहे हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को जो है ना वो पॉल्यूट कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है और क्लाइमेट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। इसीलिए इकोलॉजिस्ट आए ताकि वो देख सकें कि बेसिकली लिविंग का, नॉन लिविंग थिंग्स का जो इंट्रैक्शन हो रहा है उसका इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग आए। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के लोग क्यों आए हमारे पास, कि ऑब्वियसली अगर इकोनॉमी बेहतर होगी तो हम इतनी बड़ी रिसर्च करेंगे ना, ऐसी थोड़ी रिसर्च हो जाती है। हमारे पास मोडालिटीज चाहिए होती हैं, फिर बहुत सी चीज़ें और होती हैं। इकोनॉमी तो बेसिक सी चीज़ है, इकोनॉमिक्स तो आएंगी। और सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो हर वक्त जो है ना माशरे पे नज़र रखते हैं, सोशल रहते हैं बहुत ज़्यादा। अब उनका क्या काम था, सोशल जो थे सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो लोग थे उनका ये काम था कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनको पता होता है कि क्या चीज़ जो है ना वो बॉदर कर रही है, क्लाइमेट चेंजेस क्यों आ रहे हैं और क्या उस चीज़ का इम्पेक्ट है। तो वो इसीलिए, तो क्लाइमेट रिसर्च पे ये डिफरेंट फील्ड्स थी, एटमॉस्फेरिक साइंस की फील्ड थी, इकोलॉजी की फील्ड थी, इकोनॉमिक्स की फील्ड थी और सोशियोलॉजी की फील्ड थी, जिन्होंने कोलैबोरेशन किया और जो है ना हमारे पास ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, इट्स अबाउट द मेडिकल रिसर्च। अब मेडिकल रिसर्च में वो क्या कह रहे हैं, मेडिकल रिसर्च ऑफन डिपेंड्स अपॉन इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशंस। ये तो बहुत ही
ऑब्वियसली चीज़ है कि इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशंस तो हो ही रही हैं। फॉर एग्जांपल कैंसर रिसर्च इन्वॉल्व्स ओनकोलॉजिस्ट। ओनकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कैंसर को स्टडी करते हैं ना, जिस तरह जो स्पेशलिस्ट होते हैं कैंसर के, उनको हम कहते हैं ओनकोलॉजिस्ट, कैंसर के कंसल्टेंट्स जो होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें क्या था, जब मेडिकल रिसर्च, जब हमने कैंसर पे फॉर एग्जांपल, वो कह रहे हैं कि जब कैंसर पे रिसर्च करनी थी ना, कैंसर पे, तो ऑन्कोलॉजिस्ट आए, जाहिर सी बात है ऑन्कोलॉजिस्ट तो आएंगे ही, क्योंकि उन्होंने तो कैंसर पे, कैंसर के स्पेशलिस्ट ही नहीं आएंगे तो फिर वो कैसे रिसर्च कंप्लीट होगी। फिर बायोलॉजिस्ट आए, जाहिर है बायोलॉजिस्ट भी आएंगे क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी स्टडी होते हैं तो वो उनको करते हैं, तो ऑब्वियसली ह्यूमन भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फिर बायोकेमिस्ट है। बायोकेमिस्ट क्यों आए हमारे पास? क्योंकि कैंसर के दौरान बॉडी में बड़े डिफरेंट किस्म के ना केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो इसलिए बायोकेमिस्ट आए हमारे पास, ठीक है। जेनेटिक्स वाले आए। जेनेटिक्स वाले अब क्यों आए यहाँ पे? आप बोलेंगे भाई यहाँ पे क्या काम जेनेटिक्स वालों का? तो वही बात जो भी मैंने पिछली वाली एग्जांपल में बताई थी आप लोगों को, कि फॉर एग्जांपल पेरेंट्स हैं और उनकी आगे से औलाद है, 2 बच्चे हैं उनके, ठीक है। अगर पेरेंट्स में से फॉर एग्जांपल फादर को या मदर को किसी एक को कैंसर है, तो लाजमी लाजमी उनके जो जीन्स आगे जाएंगे, उनकी जो औलाद उनमें से एक को या दोनों को लाजमी कैंसर होगा। क्यों? क्योंकि जीन्स है ना, जीन्स ने ट्रेवल किए। जीन्स होते क्या है? जो ट्रेवल करते हैं पेरेंट्स से, जो करेक्टरिस्टिक्स, जो खसूसियात बच्चों को मिलती हैं, वो जीन्स होती हैं। तो जाहिर है अगर पेरेंट्स को, या अगर पेरेंट्स को नहीं तो चलो, अगर जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यानी दादा दादी जो है या नाना नानी जो है, अगर उनको कैंसर था और पेरेंट्स को नहीं था, तो हो सकता है कि आगे से उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, जो पोते पोती हैं, उनको हमारे पास जो है ना वो कैंसर हो जाए। तो बेसिकली इसीलिए जेनेटिक्स वाले भी हमारे पास इस कैंसर की रिसर्च में आएंगे कि अगर पेरेंट्स को कैंसर है तो शायद चिल्ड्रन में मोस्टली, वो तो प्रोबेबली 100% चांस है कि होगा, और अगर ग्रैंड पेरेंट्स में था तो 50-80% चांस होता है कि शायद फिर, अगर पेरेंट्स को नहीं है तो फिर अगर इस बच्चे को कैंसर है तो हो सकता है कि इसके दादा को या दादी को कैंसर हो, तो इसीलिए इस बच्चे में कैंसर है। सो ये चीज़ होती है, ठीक है। ये ट्रेवल करती हैं हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ना सारी। ओके, सो नेक्स्ट इज फार्माकोलॉजिस्ट। फार्माकोलॉजिस्ट तो होंगे ही हमारे पास, क्यों? क्योंकि उन्होंने कैंसर से रिलेटेड जितने भी ड्रग्स हैं वो सजेस्ट करने होते हैं कि मेडिकेशंस करनी होती हैं सारी, तो फार्माकोलॉजिस्ट भी होंगे। और स्टैटिशियंस का क्या काम है? आप बोलेंगे कि स्टैटिक्स तो मैथ्स की है, काउंटिंग से रिलेटेड सारा है, तो स्टैटिशियंस क्यों होंगे? तो स्टैटिशियंस इसीलिए होंगे कि फॉर एग्जांपल अगर कैंसर पे रिसर्च हो रही है, तो स्टैटिशियंस इसीलिए आएंगे कि वो ये कैलकुलेट करेंगे कि क्या कैंसर हमारे पास जो है वो बहुत तेजी से तो नहीं बढ़ा, क्या हमारी जो है ये जो दुनिया है इसमें एज एपिडेमिक तो नहीं बन के, पेंडेमिक तो नहीं बन के आ जाएगा हमारे पास। तो ये चीज़ें होती हैं, इसीलिए स्टैटिशियन लाते हैं, ताकि अगर कैंसर की ग्रोथ बहुत सारे लोगों में हो रही है, एक बहुत बड़ा एरिया इस चीज़ से इफेक्ट हो रहा है, तो उसको काउंट कर सकें और उसको फिर जो है उस पर सारा वर्क कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारे पास। तो मेडिकल रिसर्च की बात होगी। नेक्स्ट आज जो रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका आजकल बहुत 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 ज़्यादा स्कोप है। द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स एंड एआई इज हाईली इंटरडिसिप्लिनरी। अब वो कह रहे हैं कि जो रोबोटिक्स की और एआई की फील्ड है ना, वो हाईली इंटरडिसिप्लिनरी है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर साइंसेस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, न्यूरो साइंसेज एंड साइकोलॉजी। अब इसमें क्या होता है, रोबोटिक्स में हमारे पास कंप्यूटर साइंस की फील्ड भी होती है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी होता है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी, न्यूरो साइंस से भी, साइकोलॉजी से रिलेटेड भी डिसिप्लिन्स होते हैं। दिस कोलैबोरेशन हैज लेड सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन रोबोटिक सिस्टम, ऑटोनोमस व्हीकल्स, मशीन लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसेस। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आजकल जो है ऐसा माना जाता है कि बहुत जल्द रोबोटिक्स जो है इस दुनिया में बहुत इन हो जाएगी, और आजकल तो ऐसे भी जो है ना हमारे पास रोबोट्स बन रहे हैं जो कि सर्जरीज भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जो सर्जरीज भी आने वाले वक्तों में परफॉर्म करेंगे, हम डॉक्टर्स की, जो हम ह्यूमन डॉक्टर्स हैं उनकी सर्जरीज में भी एज सच इतनी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि रोबोटिक्स जो है वो रिप्लेस कर रही है इस पूरी दुनिया को, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। लास्ट चीज आ जाती है स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन में ऑब्वियसली क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नासा एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको हम आईएसएस के नाम से जानते हैं, इन्वॉल्व साइंटिस्ट फ्रॉम वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग एस्ट्रोफिजिक्स। अब स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्या होता है कि हमारे पास ना बहुत सारे जो होते हैं वॉलंटियर्स जो होते हैं, वो स्पेस में जाके जो स्टडी करते हैं ना हमारे पास डिफरेंट प्लैनेट्स को,
और जो है चीज़ों को, वो होते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंडर, ठीक है। इसमें नासा वाले आ जाते हैं, ठीक है, और स्पेस स्टेशन वाले आ जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि साइंटिस्ट होते हैं डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड, और उसमें क्या होते हैं, वो एस्ट्रोफिजिक्स होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा प्लानिटरी साइंसेज होती हैं, ठीक है। प्लानिटरी साइंसेज में क्या होता है हमारे पास कि हम लोग जब प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं ना, तो वो प्लानिटरी साइंसेज के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल अर्थ, वीनस, मार्स, जुपिटर, ये सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो ये प्लानिटरी साइंसेज से रिलेट करेंगे। इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड और मेडिसिन से रिलेटेड, ठीक है। दीज कोलैबोरेशन इनेबल साइंटिस्ट टू इन्वेस्टिगेट द कॉस्मोस। इससे क्या होता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो डिफरेंट कॉस्मोस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या थी, हमारे पास कोलैबोरेटिव फील्ड्स थी, किस तरह से कोलैबोरेशंस होती हैं डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स में या डिफरेंट एक्सप्लोरेशंस में, या अभी हमने पीछे एक पढ़ा था जीनोम प्रोजेक्ट में। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह में ये सारी चीज़ें किस तरह से काम आती हैं, और कौन कौन से फील्ड के लोग, कौन कौन सी फील्ड्स आपस में मिलजुल के कोलैबोरेट करके काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी, ठीक है। दिस वाज योर कोलैबोरेटिव साइंसेस।